हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट है क्या? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि रिएक्ट कंपोनेंट बेस्ड है, यानी कि पूरे कंपोनेंट पे ही काम करती है। ठीक है, किस तरीके से यूज होती है वो मैंने आपको क्लियर किया था। मैं दोबारा इसमें क्लियर करूंगा आपको कि कंपोनेंट किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उनको मैं किस तरीके से बना सकता हूँ रिएक्ट के अंदर, वो हम आज इस वीडियो के अंदर कवर आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। तो सबसे पहले जो आता है वो आपका आता है कि कंपोनेंट है क्या। एक्चुअली व्हाट इज कंपोनेंट। मैं एक फाइल बनाई मैंने बहुत सारी HTML एंड उसके अंदर मैं अपना कोई बटन लगाना चाहता हूँ, यानी कि मैं उसके अंदर एक बटन डालना चाहता हूँ और वो बटन मैं 4 फाइल या 5 फाइल जितनी फाइल्स हैं उन सबके अंदर वो यूज करना है। तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, बट उसमें दिक्कत क्या थी, रीयूजेबल नहीं था, मेंटेन नहीं था। तो फिर एक कंपोनेंट बना दो, उस फाइल का एक कंपोनेंट, जैसे मैं बटन है उसका एक बटन का मैंने कंपोनेंट बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिंक कर दूंगा HTML फाइल के साथ। HTML फाइल मतलब आपके कंपोनेंट ही होंगे, एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट। तो मैं भी सिंपल तौर में आपको HTML फाइल समझो से, ठीक है। तो वहां पे वो कनेक्ट करो, यानी कि वो कंपोनेंट एक्चुअल में HTML फाइल के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि अब मैं बटन कंपोनेंट को HTML के अंदर यूज कर पाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें चेंज करूंगा कलर, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितनी फाइल्स इसके साथ कनेक्टेड है या इसको इंपोर्ट कर रही हैं, वो ऑटोमेटिकली फाइल चेंज हो जाएंगी। उस फाइल के अंदर जो बटन है उसका कलर है वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी आपकी अच्छी होगी और मेंटेनेबिलिटी भी अच्छी होगी। तो ये था, आपको पता है कंपोनेंट इस तरीके से होता है। ठीक है, कि अपने कोड को टुकड़ों में बांट दो, सीधी बात बोले ब्लॉक्स में कर दो, ब्लॉक्स में बांट दो और उन ब्लॉक्स को जहां जहां यूज करना है उन इंपोर्ट करो एंड देन वहां पे यूज करो। तो इस तरीके से आपके कंपोनेंट यूज होते हैं रिएक्ट के अंदर। ठीक है, अगला जो आता है वो आपका था टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। कितने तरह के कंपोनेंट होते हैं? 2 ही तरीके हैं कंपोनेंट बनाने के। एक होता है आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स, एक होता है आपका क्लास कंपोनेंट। दोनों साथ में आए थे, बट सबसे पहले क्लास कंपोनेंट यूज होता था बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जितनी फंक्शनैलिटी थी वो क्लास कंपोनेंट्स के अंदर ही अवेलेबल थी। जब रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुई तो क्लास कंपोनेंट के साथ आई, हम क्लास को बहुत ज्यादा यूज करते थे। बट डे बाय डे इंप्रूवमेंट के बाद, यानी कि 16.8 वर्जन के बाद फंक्शनल ज्यादा यूज होने लगे। क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में, वो स्टेट पहले क्लास के अंदर ही बनाए जा सकते थे। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बट 16.8 आने के बाद वो इजी हो गया। यानी हुक्स कंसेप्ट, एक हुक्स आया 16.8 वर्जन के बाद, हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ जिसके थ्रू हमने फंक्शनल कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्लास भी यूज होता है और फंक्शनल भी यूज होता है, बट मैक्सिमम फंक्शनल आज के टाइम पे यूज किए जाते हैं। क्लास जो है वो पुराने प्रोजेक्ट्स में आपको अवेलेबल मिलेंगी जो 16.8 से नीचे होंगे। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा क्लास कंपोनेंट मिलेंगे आपको। तो आप दोनों को ही कंबाइन करके बना सकते हो। कुछ कंपोनेंट आप फंक्शन में बना सकते हो, कुछ कंपोनेंट आप क्लास में बना सकते हो। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको फंक्शनल बना। अगर आपको क्लास में कंफर्टेबल है तो क्लास में यूज कीजिए, फंक्शनल में कंफर्टेबल है तो फंक्शनल में आप बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट दिखते कैसे हैं। तो जैसे देख रहा हूँ कि लिखा आ रहा है कि द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन अ कंपोनेंट इज टू राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन। अगर आपको एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है तो सिंपलेस्ट वे है जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को डिफाइन कर दो। जैसे एग्जांपल में देख रहा हूँ कि एक फंक्शन बनाया मैंने वेलकम। तो सबसे पहले जो आपका आ गया ये हो गया आपका कंपोनेंट नेम। पहला कैप्स में लिखना जरूरी है, इसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि टैग्स जो JSX है और कंपोनेंट में डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है, तो इसलिए जो पहला वर्ड होता है कैप्स में होना चाहिए। उसके बाद ये प्रॉप हो गया आपके, ठीक है, प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टी। ओके, सो ये प्रॉप्स हो गया आपके। उसके बाद आके आपके रिटर्न एलिमेंट। तो ये पूरा कंपोनेंट इसी तरीके से आपका रिएक्ट के अंदर बनता है। सो इसको हम कोडिंग के थ्रू देखते हैं किस तरीके से बन सकता है। ओके, डेस्कटॉप वर्क रिएक्ट JS के अंदर अपन चलते हैं। ठीक है, npx create app रिएक्ट ऐप एंड उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं कंपोनेंट ऐप। ओके, एंड देन इसको एंटर मारते हैं। तो कुछ समय लेगा, मैं एक नई ऐप बना रहा हूं, थोड़ा वेट करते हैं। A few moments later. ओके, सो बन गई आपकी ऐप। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, आई थिंक आपको दिख जाए। एंड इसके अंदर अपन चलते हैं, यानी कि जो मैंने कंपोनेंट बनाया है कंपोनेंट ऐप के अंदर चलते हैं। ठीक है, और यहां पर मैं इसे कोड के थ्रू खोलता हूँ, ओपन होगी। ओके, आप देख सकते हो तो नया वर्जन आ रहा है। तो अभी आप ये रूट बन चुका है एंड रेंडर, और आपकी रेंडर होगी। ठीक है, जो मैंने बताया था चेंजेस के हिसाब से। तो 18 में अब इतना चेंज आ चुके हैं आपके। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे फंक्शनल बेस्ड। ठीक है, किस तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा वेलकम JS। ठीक है, वेलकम JS। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिंपल है, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और नेम लिख देंगे यहाँ पे वेलकम, और यहाँ पे प्रॉप्स, और रिटर्न में कर देंगे H1 टैग, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो। और मैं जानता हूं कि जब ये कॉल होगा तो इस प्रॉपर्टी के साथ जब ये कॉल होगा तो इसके साथ एक वैल्यू आ रही होगी जिसके अंदर नेम होगा। ठीक है,
और उसका जो की होगा, ठीक है, जो प्रॉपर्टी नेम होगा एक्चुअल में वो नेम होगा, ठीक है। तो मैं उसको करली ब्रेसेस लगा के नेम से कॉल करूँ, तो इस तरीके से मेरा एक कंपोनेंट पूरा रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट करना है डिफॉल्ट, यानी कि जैसे ये फाइल कॉल होगी ये फंक्शन जाना ही जाना चाहिए। बस इसको लेने के लिए वहां पे कोई वेरिएबल डिफाइन कर दो, सिंपल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस तरीके से आपका एक कंपोनेंट रेडी हो गया। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट, ओके। अब इसको मैं रेफर किस तरीके से कर सकता हूं, यानी कि मैं इसको कॉल कैसे कर सकता हूं। तो इसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर ये जो रिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ पे ऐप हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट रखना है रखो, नहीं रखना वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं रख लेता हूँ फिलहाल, मैं इसको यहाँ से वाइटल चढ़ा देता हूँ, जरूरत नहीं मुझे इसकी, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम, कहाँ से फ्रॉम करना है मुझे करना है अपना welcome.js को, ओके। और यहाँ पे एक बनाऊंगा इसको पकड़ने के लिए वेरिएबल या कंपोनेंट का नेम डाल दूंगा वेलकम। मैंने बताया था डिफॉल्ट है, कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने वेलकम लिखा, आप w लिख दो, वेल लिख दो, ठीक है। इसको ऐसे लिखने के बाद यहाँ पे इस वेलकम को कॉल करो, ओके डन। साथ ही साथ अब मुझे प्रॉप भेजना है। प्रॉप किस तरीके का होगा, उसका जो की का नाम होगा यानी प्रॉप का नाम होगा वो नेम होगा। तो यहाँ पर मैं नेम नाम का प्रॉप बनाऊंगा एंड देन उसके अंदर मैं वैल्यू भेज दूंगा मन्नू, दैट्स इट, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा हटा दें, यहाँ पे मैं लिखूंगा npm स्टार्ट, स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो आपका मन्नू आ गया। सो इस तरीके से आप एक कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ओके। सो ये कंपोनेंट इस तरीके से रेफर हुआ। अब मैं कह रहा था अगर मैं इसको छोटा लिख दूं तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या प्रॉब्लम होगी, इसने कलर चेंज कर दिया, देख रहे हो। अब इसको ये एक तरीके से JSX समझ रहा है, कह रहे हैं कि मेरे टैग है, राइट, JSX टैग, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो हरदम आप जब भी आप कंपोनेंट का नाम लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कोई, तो हरदम वो कैप्स में रखना, अंडरस्टैंड कर सकता है ये कंपोनेंट है, ये JSX है कोई, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन ना हो तो हरदम आप इसको बड़े में रखना। मैं हरदम फाइल का नाम बड़ा लिखता हूँ, क्योंकि रीजन ये होता है कि भाई जो कंपोनेंट का जैसे वैसे आप बड़ा नाम लिखो, जो मेरा एक फंडा रहता है। उसके अलावा ये आपका कंपोनेंट बन गया, ठीक है। तो अगले पे आते हैं, वो आपका है क्लास कंपोनेंट। सेम हो सकता है फंक्शनल की तरह, बट थोड़े से चेंजेस हैं। वो क्या, इसका नाम डिफाइन करना होगा यहाँ पे, और आपके प्रॉप्स नीचे आगे, क्योंकि दिस में यूज हो रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रॉप स्टार्ट नेम लिखा था, यहाँ पे दिस यूज करना पड़ेगा, और एक रिटर्न एलिमेंट। और ये रिटर्न करते वक्त आप एक फंक्शन देख रहे हो, रेंडर कॉल हो रहा है, तो ये फ्रेंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से होगा कोडिंग के थ्रू देखते हैं, ओके। एक और फंक्शन बनाते हैं, तो इसका नाम मैं welcome1 रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे रिएक्ट ना इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर रिएक्ट को ना इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिएक्ट का क्लास एक्सटेंड करनी होगी, क्योंकि क्लास बेस्ड है तो वो आपकी एक्सटेंड्स होती हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लास वेलकम एक्सटेंड्स रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। तब जाके ये बनेगा, काम हो गया। उसके बाद रेंडर रिटर्न h1 टैग हेलो, और अब मुझे यहां यूज करने के लिए क्या करना होगा, दिस प्रॉप्स नेम, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वेलकम। तो इस तरीके से आपका एक क्लास कंपोनेंट बनेगा। मतलब रिएक्ट आपको यहाँ पे कॉल करानी पड़ेगी, फिर एक क्लास कीवर्ड, उसके बाद उसका नाम, एक्सटेंड कंपोनेंट, यानी कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, क्लास को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, यानी कि इनहेरिटेंस कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। रेंडर फंक्शन कॉल किया, क्योंकि मुझे ये रेंडर करना है, डिस्प्ले करना है, तो फंक्शन कॉल करना होगा। उसके बाद एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट, और अगर मैं प्रॉप यूज करना है तो मुझे दिस यूज करना पड़ेगा, क्लास है तो इसलिए दिस यूज करना पड़ेगा, दिस प्रॉप डॉट नेम, एंड उसके बाद उसे एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट वेलकम फ्रॉम welcome1.js, ठीक है। अगर आप JS नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, एंड मैं यहाँ पे अमित लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्लास बेस्ड है, यानी कि वेलकम क्लास, ओके। तो यहाँ पे आपका ये रेंडर हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हो। तो इस तरीके से क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक क्लास कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी कंपोनेंट के अंदर कैसे कॉल कर सकता हूँ, यानी अनदर कंपोनेंट में मैं इस कंपोनेंट को कैसे कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे पास अपना
ऐप है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सब कोड को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ import वेलकम, ठीक है। अब इसे वेलकम लिखते ही वेलकम आ गया, ऑब्वियस है क्योंकि उसे पता है कि वेलकम ये कंपोनेंट बना हुआ है आपका और उसमें आप डिफॉल्ट वेलकम भेज रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियसली ने वेलकम ले लिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं वेलकम लिखता हूँ और नेम डाल देता हूँ अगेन मन्नू, फिर डाल देता हूँ अमित एंड सुमित। अब मैं एक कंपोनेंट को 3 बार यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर रीयूजेबिलिटी हो रही है आपके कंपोनेंट की। और यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, इन सबको हटाता हूँ और इंपोर्ट करते हैं ऐप को, और यहाँ पर मैं ऐप को इंपोर्ट कर देता हूँ। सो आपका ये तीनों कंपोनेंट यहाँ पे रेफर हो गए। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट को कंपोज कर सकते हो। कंपोज मतलब कितनी बार कॉल कर सकते हो। तो एक ही फाइल के अंदर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट को कैसे कॉल कर सकते हो, वो एक तरीका ही है, ठीक है। एक ही कंपोनेंट है, 3 अलग अलग वैल्यू, यानी 3 अलग अलग वैल्यू के साथ भेज सकते हो। ओके, जो आपके प्रॉप्स होते हैं, ये प्रॉप्स ये रीड ओनली होते हैं। मतलब अगर मैं इन कंपोनेंट के अंदर ये प्रॉप्स यूज कर रहा हूं और मैं कहूं इस प्रॉप का ये वैल्यू चेंज करके रिफ्लेक्ट करूं, यानी कि मैं सीधा सीधा डायरेक्टली इस प्रॉप के अंदर ही नेम चेंज कर दूं और जब भी वो प्रॉप यूज होगा तो नेम चेंज होकर वैल्यू होगी, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉप्स जो है वो रीड ओनली होते हैं, उसके अंदर आप चेंज कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको स्टेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से आप एक स्टेट बना सकते हैं और आप उससे किस तरीके से वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में कि कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट को हम किस तरीके से बना सकते हैं, कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं यानी फंक्शनल और क्लास बेस्ड, फिर उनको हम कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, और प्रॉप कैसे भेज सकते हैं, ये आज हमने इस वीडियो के अंदर कवर आउट किया है। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।